अगर डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ बैठ जाए, राहु के साथ बैठ गया तो प्रॉब्लमैटिक, शनि के साथ बैठ गया तो प्रॉब्लमैटिक। आज मैं इसी चंद्रमा को डिस्कस करूंगी, हर हाउस में डिस्कस करूंगी, डिफरेंट प्लैनेट्स की युतीज़ हम डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इतना इम्पॉर्टेंट और इतना सिग्निफिकेंट क्यों है ज्योतिष में? उसका कारण है चंद्रमा का एक तो नर्चरिंग होना, दूसरा चंद्रमा का मन का कारक होना, तीसरा चंद्रमा का आपके बिहेवियर को कंट्रोल करना, चौथे चंद्रमा का आपकी पर्सनैलिटी को गढ़ना। चंद्रमा बताता है कि जिस रास्ते पे चल पड़े हो उस रास्ते पे आपकी स्पीड क्या रहेगी। आपकी कुंडली में धन योग लिखा है, किस लेवल तक जाएगा ये भी चंद्रमा, ये चंद्रमा बताता है। आपकी लाइफ में किसी भी चीज की कंसिस्टेंसी रहेगी कि नहीं, ये चंद्रमा बताएगा। मतलब कमाल की बात यह है कि चंद्रमा आपके जीवन की कॉन्टिन्यूटी है। थर्ड हाउस में मैं डिस्कस करूंगी। यहाँ पे जितना मैंने जाना है, यहाँ पे थोड़े क्रूर ग्रह बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब चंद्रमा जैसा सॉफ्ट प्लैनेट थर्ड हाउस में आ जाए तो क्या होगा? ऐसा इंसान अपने एक्सप्रेशन से अपनी भावनाएं बताता है, अपनी कलम से ये तलवार का काम लेता है। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। क्या आपने कभी सोचा है कि चंद्रमा, मून को इतनी इम्पोर्टेंस ज्योतिष में क्यों दी गई है? आपकी राशि, आपका नक्षत्र, ये सब चंद्रमा क्यों डिसाइड करता है? देखिए, चंद्रमा हमारी माँ है, हमारे मन का कारक तत्व चंद्रमा को दिया गया है। चंद्रमा बहुत सी चीज़ें ज्योतिष में डिनोट करता है। तो आज मैंने ये जानने की कोशिश की है कि इतना इम्पॉर्टेंट रोल मून आपकी कुंडली में क्यों प्ले करता है। अगर आपको बहुत एंग्जाइटी होती है, बहुत डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं, अगर आपकी मनोस्थिति सही नहीं है, तो सारा दोष चंद्रमा को दिया जाता है। जितना लाइटली हम चंद्रमा को लेते हैं ना, लेना नहीं चाहिए। हम राहु, केतु, शनि, गुरु, ये बड़े ग्रहों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, पर वो ग्रह जो आपके मन का कारक है उसको आप कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं? आज मैंने जानने की कोशिश की है कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो उसकी क्या निशानियां होंगी, क्या नेगेटिव इफेक्ट्स वो आपको लाइफ में देगा। अगर बहुत अच्छा है तो आपको क्या कुछ दे सकता है, क्या आपको धन दे सकता है, क्या आपको सुख दे सकता है। आज आपको चंद्रमा की इंपॉर्टेंस इस डिस्कशन से समझ आएगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका मून कहाँ प्लेस्ड है, कौन सी राशि में है, किस ग्रह के साथ है। देखिए, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि चंद्रमा बहुत से ग्रहों के साथ बैठकर बहुत बड़े योग भी बनाता है। सो आज मैंने वही जानने की कोशिश की है कि कैसे चंद्रमा को एज द मेन कैरेक्टर ऑफ योर चार्ट समझा जाए। इसी डिस्कशन के लिए मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर योगेश शर्मा एक बार फिर से। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। धन्यवाद, शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज हमने एक उतना ही अच्छा प्लैनेट चुना है आज के डिस्कशन के लिए, चंद्रमा मून। देखिए, हम राहु, शनि, केतु, मंगल इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं और इतना बात करते हैं, लेकिन चंद्रमा जो ज्योतिष की कोर है, क्योंकि इतने कॉन्सेप्ट्स हमारी कुंडली में चंद्रमा से ही बन रहे हैं। हमारा नक्षत्र चंद्रमा के बेसिस पर डिसाइड हो रहा है, हमारी राशि भी हम वही कंसिडर कर रहे हैं जो चंद्र राशि है। और चंद्रमा सिंस हमारे मन का कारक है, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को इतना इन्फ्लुएंस करता है कि अगर डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ बैठ जाए, राहु के साथ बैठ गया तो प्रॉब्लमैटिक, शनि के साथ बैठ गया तो प्रॉब्लमैटिक। आज मैं इसी चंद्रमा को डिस्कस करूंगी, हर हाउस में डिस्कस करूंगी, डिफरेंट प्लैनेट्स की युतीज़ हम डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इतना इम्पॉर्टेंट और इतना सिग्निफिकेंट क्यों है ज्योतिष में? जी रंगोली, देखिए, सबसे पहली बात कि वैसे तो हर प्लेनेट इंपॉर्टेंट है जी, लेकिन चंद्रमा जो है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ना, अगर हम इसको बोले ना, दैट इज मोस्टली ल्यूनर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी। चंद्रमा के ऊपर बेस्ड है ये एस्ट्रोलॉजी। जैसा आपने बताया कि हमारी इस समय दशा कौन सी चल रही है, ये कहाँ से डिसाइड होती है? हमारे चंद्रमा से। हमारा नक्षत्र कौन सा रहेगा, चंद्रमा से पता चलता है। चंद्रमा बताता है कि किसी एक परिस्थिति में हमारा रिएक्शन क्या रहेगा। कुछ लोग किसी भी समस्या में, किसी सॉल्यूशन में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, या भाग जाते हैं। भाग लेना या भाग जाना, ये आपका चंद्रमा बताता है। तो फ्लाइट मोड, फाइट मोड जिसको बोला जाता है। तो चंद्रमा इतना इंपॉर्टेंट है कि खाली ये दशा वगैरह तक सीमित नहीं है। लड़के लड़की की शादी में जो मैच मेकिंग होती है वो भी चंद्रमा बेस्ड मैच मेकिंग है, जिसको अष्टकूट मिलान बोलते हैं। फिर जो गोचर चलते हैं जी, अब जो गुरु जो है कर्क राशि में जा रहे हैं, शनि जो है मीन से मेष में जाएंगे, ये किस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है? चंद्रमा के कॉन्टेक्स्ट में। क्यों चंद्रमा को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई?
उसका कारण है चंद्रमा का एक तो नर्चरिंग होना, सारी चीजें मैं डिस्कस करता हूं आपसे। जी। दूसरा चंद्रमा का मन का कारक होना। तीसरा चंद्रमा का आपके बिहेवियर को कंट्रोल करना। चौथे चंद्रमा का आपकी पर्सनैलिटी को गढ़ना। ये सारी की सारी चीजें चंद्रमा को इतना इंपॉर्टेंट बनाती हैं। जैसे कि अभी मैंने बात की कि चंद्रमा जो है ना, ये आपका इमोशनल कोर होते हैं। कोर क्या होती है? कोर होते हैं आपका बेस। इस इंसान असलियत में कैसा है उसको उसकी कोर बोला जाता है। सूर्य हमारे जीवन की कोर है, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस ऑफ लाइफ है कि हम किस लिए जगत में आए, ये सूर्य डिसाइड करते हैं। चंद्रमा को बताने के लिए सूर्य को जानना जरूरी है, क्योंकि सूर्य की ही लाइट चंद्रमा जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो हमारे जीवन का कोर क्या है, ये सूर्य बताता है। लेकिन जीवन का कोर, जीवन का पर्पस, ये थोड़ी फिलोसॉफिकल बातें हैं, सोलफुल बात है। सोलफुल बातें हैं। हर कोई इनसे ना जीवन में कनेक्ट नहीं कर पाता। राइट, प्रैक्टिकली हम एक नॉर्मल इंसान को ना आज सैलरी चाहिए, आज उसकी ईएमआई का भुगतान हो जाए, लेने देने निपट जाए, किसी की गर्लफ्रेंड मान जाए, किसी की बीवी मान जाए, किसी की शादी हो जाए, उसका जीवन इन चीजों तक सीमित है जी। तो वहां पे कोर पर्पस ऑफ लाइफ क्या होता है? सूर्य कहता है कि जब आप अपने कोर पर्पस, जो सूर्य ने आपकी कुंडली में इशारा दे दिया सा, उससे हटना शुरू हो जाते हो तो आप जीवन में पीड़ा में आने शुरू हो जाते हो। तब आप जो भी करते हो गलत होता चला जाता है। तो एस्ट्रोलॉजर क्या करता है? कुंडली में सूर्य देख के बताता है, अरे नहीं भैया वापस आओ, गलत रास्ते पे चले गए थे। यहां तक था सूर्य। अब आता है चंद्रमा। वंडरफुल। चंद्रमा बताता है कि जिस रास्ते पे चल पड़े हो उस रास्ते पे आपकी स्पीड क्या रहेगी। आपकी कुंडली में धन योग लिखा है, किस लेवल तक जाएगा, ये भी चंद्रमा ये चंद्रमा बताता है। आपकी लाइफ में किसी भी चीज की कंसिस्टेंसी रहेगी कि नहीं, ये चंद्रमा बताएगा। मतलब कमाल की बात यह है कि चंद्रमा आपके जीवन की कॉन्टिन्यूटी है। क्यों चंद्रमा को मन से जोड़ के देखा गया? हर प्लैनेट की एक स्पीड होती है, और स्पीड को नापने का तरीका क्या है कि एक राशि में एक प्लैनेट कितनी देर तक रहता है, उससे हम स्पीड देखते हैं। सूर्य की सबसे नपीतुली स्पीड है 30 दिन एक राशि में। शनि की सबसे स्लो स्पीड है 2.5 साल एक राशि में। लेकिन चंद्रमा जो 2.25 दिन में ही राशि चेंज कर लेता है, यह सबसे तेज प्लेनेट है। तो क्योंकि मन भी बहुत तेज भागता है, इसीलिए मन को चंद्रमा के साथ जोड़ के देखा गया। लेकिन चंद्रमा को सिर्फ मन कहना, चंद्रमा को सिर्फ इमोशन से जोड़ के देखना, यह चंद्रमा के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। चंद्रमा का पर्सपेक्टिव इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। रंगोली, मैं आपसे पूछूं कि मन क्या है तो क्या जवाब होगा? किसी से पूछ लो मन क्या है, लोग तो सोचने के तरीके को मन बोल देते हैं। हाँ, जो विचार आ रहे हैं, जो भावनाएं आ रही हैं, जो विचार आ रहे हैं, जो भावनाएं आ रही हैं, वो मन हो गया जी। तो मन के मायने इससे कहीं गहरे हैं। हमारी सेंसेस कितनी हैं? टच, फील, टेस्ट, सी, हेयर, 5 हमारी सेंसेस हैं। 5 ही तत्व हैं जी। तो ये 5 सेंसेस जो हैं, ये इनका सेंट्रल प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? किसी ने टच किया, उसको वो टच अच्छा लगा कि नहीं? किसी ने कुछ देखा, उसके नैनों को भाया कि नहीं? किसी ने कुछ बोलना है, क्या बोलना है? कोई इंसान सुन रहा है कि समझ रहा है? ये सारा प्रोसेसिंग मन में होती है। तभी मन को छठी इंद्री बोला गया है। सोचिए कि आपकी 5 सेंसेस कहीं पे प्रोसेस ही ना हो, जो मर्जी कोई इंसान बोल दे, उसको किसी तरह की संवेदना ना हो, तो वो उस इंसान के जीने के, लाइफ के कोई मायने रह जाते हैं। इसलिए मन इतना इंपॉर्टेंट है और इसीलिए चंद्रमा इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि चंद्रमा, फिर से मैं कहूंगा, मन तक नहीं रुका हुआ है। चंद्रमा, जो हम भोजन खाते हैं वो भी चंद्रमा है। तो किसी भी इंसान के जीवन में जब चंद्रमा खराब होगा ना, आप देखिएगा उसको ढंग से खाना खाना नसीब नहीं होता। जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा खराब होगा, क्या करेंगे कि एकदम से साइड पे बैठ के खाना खाते रहेंगे, एकदम से गपड़ गपड़ करके खाना खा लेंगे। खाने को एंजॉय नहीं कर पाते वो लोग। और जिनका चंद्रमा अच्छा होता है, उनको अपना खाने का ब्रेक तो अच्छा चाहिए। वो हर बात पे यही कहेंगे, अरे खाने के लिए तो कमाते हैं, फूडी। हाँ। अच्छे चंद्रमा। हाँ। और ये नहीं कि जिनके चंद्रमा बिल्कुल अच्छे होते हैं वो सिर्फ फूडी होते, खाते चले जाते हैं। नहीं, चंद्रमा खराब होगा तो इमोशनल ईटर, परेशान होने पे खाता चला जाएगा। हाँ, बिल्कुल
लाइफ में कोई भी स्ट्रेस हो रहा है, सो दे वुड या चंद्रमा बहुत पीड़ित होगा तो ये सबसे पहले भोजन छोड़ेंगे, मुझे खाना मत दो, मेरा दिल नहीं कर रहा है। हाँ, ऐसे खाने लोग पे गुस्सा। खाने पे गुस्सा। चंद्रमा खराब होगा ना तो आप कई बार नोट करना कि ऐसे लोगों की खाने के टेबल पे लड़ाई जरूर होती है। चंद्रमा जब भी कन्या राशि से जुड़ा होगा, चंद्रमा जब भी छठे भाव में होगा, ये हालांकि इस चीज में कई और फैक्टर इंक्लूड होते हैं, मैं कोई डिक्टम नहीं दे रहा हूं आपको, मैं अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस की चीजें बता रहा हूं। ऐसे लोग क्या होता है कि या तो खाते हो, देखिए कन्या राशि किस चीज की है, कन्या राशि लड़ाई झगड़ों की भी है, कंप्लेंटफुलनेस की भी है। चंद्रमा क्या है, भोजन। चंद्रमा जब भी कन्या राशि से जुड़ा होगा ना और बर्थ चार्ट में छठा भाव भी खराब होगा तो क्या होगा, ऐसा इंसान ना भोजन पे बैठेगा, नुक्स निकालेगा, भोजन गर्म ज्यादा है, ठंडा ज्यादा है, मिर्ची ज्यादा है, मसाले कम है, ये साथ में हो जाता तो अच्छा रहता, आज खाना अच्छा नहीं बना है। या भोजन पे बैठे हुए किसी आर्गुमेंट में चले जाना, पुरानी कोई और बातें याद आ जाना। चंद्रमा भोजन के समय लड़ाई करवाएगा, लेकिन फिर चंद्रमा सिर्फ भोजन तक भी सीमित नहीं है, चंद्रमा के मायने इससे कहीं ज्यादा विस्तार हैं। सबसे ज्यादा जो मैंने अभी शुरू में बोला था कि इंसान किसी भी सिचुएशन को रिएक्ट कैसे करता है। एक कहावत है ना कि समस्या जो होती है ना उसका सिर्फ 10% होती है कि क्या हुआ, बाकी 90% होता है उसके प्रति हमने रिएक्शन क्या दिया। Absolutely. वो किसी समस्या को अच्छा या खराब बनाता है जी। तो चंद्रमा वो 90% हो गया, हाउ यू रिएक्ट टू अ सिचुएशन। तो अच्छा और बुरा चंद्रमा जो होता है ना, मतलब दो इंसान एक ही जगह पे बैठे हैं ना, एक का अच्छा चंद्रमा एक का बुरा चंद्रमा, दोनों पे सेम सिचुएशन आ जाएगी, दोनों का रिएक्शन ही बता देगा किसका चंद्रमा अच्छा है किसका बुरा है। सर और क्या साइंस होंगे एक इंसान की लाइफ में बिफोर सीइंग द कुंडली कि चंद्रमा उनके फेवर में नहीं है? देखिए चंद्रमा फेवर में नहीं है वाले जो लोग हैं ना, सबसे पहले तो इमोशंस, किसी भी इंसान का इमोशनल बिहेवियर देख के जान लीजिए इसका चंद्रमा अच्छा है या बुरा है। चंद्रमा क्या करेगा, जिनका चंद्रमा अच्छा है उनको पता होता है कहां पे क्या बोलना है, बोलना बुध है। हाँ, exactly. कहां पे क्या बोलना है चंद्रमा। खराब चंद्रमा वाले लोग क्या करेंगे, दे विल बी टू टॉकेटिव, लंबी लंबी बातें करेंगे, छोटी बात से अपनी बात को समझा ही नहीं पाएंगे। आपने अपने आसपास अब नोट करिए ना, कई आसपास ऐसे लोग होंगे जिनसे छोटी बात करना इम्पॉसिबल है। अगर आप उनका फोन उठा के सिर्फ ये भी कह दोगे ना बाद में करती हूं, तब भी 2.5 मिनट की कॉल लग जाएगी उनको ये समझाते हुए कि बाद में क्यों करोगे। ये होता है खराब चंद्रमा की निशानी। खराब चंद्रमा वाले लोगों की बातों का शुरू या अंत कभी नहीं होता, एक बार करेंगे उसके साथ ही पैरेलल दूसरी बात शुरू हो जाएगी, पैरेलल तीसरी बात शुरू हो जाएगी, पैरेलल चौथी बात शुरू हो जाएगी, और मेन बात आप भूल जाओगे कि शुरू कहां से किया था और क्यों किया था। बातों में चंद्रमा ऐसे देखना है। चंद्रमा को देखने का दूसरा तल है किसी इंसान का इमोशनल बिहेवियर। yes. हर बात दिल पे लेना, हर बात में आंखें भर आना, या ओवर इंडल्ज हो जाना किसी चीज में। मूवी देख रहे हैं तो मूवी के साथ ही कैरेक्टर बन जाएंगे, रोने वाली मूवी है तो रोना शुरू हो जाएंगे, हंसने वाली मूवी है बेतहाशा हंसते चले जाएंगे, या आसपास की सिचुएशंस को देख के रिएक्ट करना। आज की डेट में हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, खराब चंद्रमा वाले लोग किसी से आर्गुमेंट करना शुरू कर देंगे, जैसे वो न्यूज रूम डिबेट होती है ना, yes. वैसा बिहेवियर करेंगे खराब चंद्रमा वाले। खराब चंद्रमा वाले आपको कहीं पे बोलने नहीं देंगे, दे आर नॉट गुड लिसनर्स, दे आर ओनली स्पीकर्स। ये होता है खराब चंद्रमा। खराब चंद्रमा वालों के चेहरे से उनका रिएक्शन पता चल जाएगा, वो आपसे खुश हो रहे हैं या जल रहे हैं। मतलब बहुत एक्सप्रेसिव फेस होगा ऐसा। वो अपनी फीलिंग्स चेहरे से छिपा नहीं सकते। अगर जे फैक्टर, जिसको जेलस फैक्टर बोला जाता है, उनके अंदर हुआ हाँ। वो उनके चेहरे से पता चल जाएगा, उनके रिएक्शन से पता चल जाएगा। खराब चंद्रमा वाले क्या करेंगे, कई बार आपको बहुत बड़ा सूत्र देता हूं कि आप किसी भी इंसान को, आपने सपोज करिए कार ली है और किसी खराब चंद्रमा वाले से ये आपने गुड न्यूज शेयर की कि मैंने नई कार ली है, उसका जवाब क्या होगा, हाँ हमारे पास भी ऐसी है या इससे बढ़िया वाली है। ये रिएक्शन होगा। उसके बाद उनको जब समझ आएगा वो क्या बोल गए, फिर आपको बधाई भी दे देंगे, अच्छा चलो आपको तो बधाई हो। ये होता है खराब चंद्रमा, जेलसी। हाँ, खराब चंद्रमा वाले जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो बच्चों को, किसी के बच्चों को नापते रहते हैं, बेटा आप क्या कर रहे हो, अभी भी वही कर रहे हो, कुछ किया नहीं लाइफ में। सामने वाले को बैड फील करवाना और खुद को नार्सिसिस्ट बिहेवियर जो होता है, ये चंद्रमा की निशानी होता है।
सर वेल्थ में किस प्रकार चंद्रमा दिखता है? क्या देखिए- वेल्थ कनेक्शंस में भी चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है? बिल्कुल, देखिए जन्म कुंडली यहाँ पे जबरदस्त तरीके से बताती है चंद्रमा का वेल्थ में क्या रोल है। अब देखिए कि कुंडली में कौन सा भाव जो है ये वेल्थ का भाव होता है। दूसरा भाव, कौन सी राशि होती है जो वेल्थ से जुड़ी होती है? वृष राशि। और चंद्रमा किस राशि में उच्च होता है? वृष Taurus। राशि में। इसलिए चंद्रमा सीधे सीधे किसी की मटेरियल पोजेशन से जुड़ा होता है। बर्थ चार्ट में एक मैं सूत्र दे रहा हूं आज, चंद्रमा का पॉडकास्ट है ना, तो चंद्रमा का सूत्र ले लो कि बर्थ चार्ट में चंद्रमा जहां पे भी होगा उस जगह का राशि लॉर्ड जो चंद्रमा का है वो अगर कुंडली में अच्छा होगा, वो इंसान खूब वेल्थ कमाएगा, धन के मामले में कभी पीछे नहीं रहेगा। सपोज करिए किसी का चंद्रमा तुला राशि में है और शुक्र उच्च होके बैठ गया, वो इंसान को कभी धन की कमी नहीं होगी। किसी भी इंसान का चंद्रमा जो है वो धनु राशि में है, गुरु की राशि में, और गुरु उच्च हो गया या अच्छी जगह पे हो गया, उसको धन की कभी कमी नहीं होगी। अब 6, 8, 12 में कहीं हो तो धन मुश्किल से आएगा, त्रिकोण में होगा धन अच्छे से आएगा जी। वो प्रोसेस अलग मैटर है, धन की कमी नहीं होने देगा चंद्रमा। और फिर कहा जाता है कि ऐसा इंसान की वजह से कई घरों का चूल्हा जलेगा, कई लोगों को भोजन मिलेगा, कई लोगों की कई दिन की कई सालों की रोटी बन जाएगी, जिसका चंद्रमा इस तरह से अच्छा होगा। सर खाली चंद्रमा को उच्च नीच मत देखो, चंद्रमा के राशि लॉर्ड को देखे बिना चंद्रमा को नहीं देख पाओगे आप। और सर लिक्विड मनी को भी डिनोट करता है ना चंद्रमा? देखिए चंद्रमा होता है आपके पास उपलब्ध पैसा, आपकी जो वेल्थ क्रिएट हुई वो जुपिटर है जी। आप उस वेल्थ को खर्च कैसे करते हो, भोगते कैसे हो, वो शुक्र है। ओके। लेकिन आपके पास अभी उपलब्ध कैश कितना है? चंद्रमा। जिनके चंद्रमा खराब होते हैं ना, मे भी जुपिटर अच्छे हों, वो कहेंगे हमारे पास जमीन जायदाद तो अच्छी है, जब पिताजी जाएंगे हमारे नाम करके जाएंगे तभी भोगने को मिलेगी, हमारे पास अभी तो कुछ नहीं है। क्यों? चंद्रमा खराब है। तो चंद्रमा का अगर आपने डेली लाइफ को देखना है तो चंद्रमा को देखना ही होगा। सर यही चंद्रमा रिलेशनशिप्स में कैसे दिखता है? स्पेशली जैसे आपने मैच मेकिंग की बात की कि कुंडली मिलान में तो चंद्रमा का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, अष्टकूट मिलान चंद्रमा के बेसिस पे ही हो रहा है, मून कंपैटिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी देखिए, अब सबसे पहली बात यह है कि कंपैटिबिलिटी में मैं भी कई बार कह चुका हूँ, इसी प्लेटफॉर्म पे भी कह चुका हूँ, सिर्फ अष्टकूट मिलान काफ़ी नहीं है जी। उसके लिए कुंडली में और बड़े फैक्टर देखने पड़ते हैं, लेकिन शुरू जो एंट्री विंडो है वो तो अष्टकूट मिलान ही है ना। चंद्रमा मैरिड लाइफ क्या है? मैरिड लाइफ है एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होना। अब देखिए शादी के बाद जो पहले दिखावे वाली लेयर होती है ना, 1 महीने बाद ही उतर जाती है, तब रियलिटीज का सामना करना पड़ता है। लव मैरिज भी हो ना, प्यार का बुखार 30 दिन में उतर जाता है और उसके बाद जो रियलिटी होती है ना वो होती है मैरिड लाइफ। और मैरिड लाइफ क्या होती है? ये कोई 5 सूत्रीय कार्यक्रम नहीं है, 6 महीने बाद इवैल्यूएट नहीं होती, रोज इवैल्यूएट होती है। रोज के आर्गुमेंट होते हैं, रोज के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, रोज के मिसमैच होते हैं, रोज कई ऐसी चीजें हैं। अब सपोज करिए किसी एक की नेचर है पैसा बचाने की, दूसरे की नेचर है पैसा खर्च करने की। अब रोज के आर्गुमेंट किस चीज पे होंगे? पैसे को लेके। जो पति है वो अपने पेरेंट्स को या अपने भाइयों बहनों को इक्वल एनर्जी दे रहा है, इक्वल उनको एक अटेंड कर रहा है। लेकिन जो लेडी है उसका चंद्रमा है बिल्कुल केतु के साथ जुड़ा हुआ, आइसोलेशन वाला। उसको क्या फील होगा कि ये मुझे टाइम नहीं दे रहा, इस बात पे आर्गुमेंट होंगे। तो मैरिड लाइफ में मैच मेकिंग में चंद्रमा कहता है आपकी डेली हैबिट्स क्या हैं। यही डेली हैबिट्स बूंद बूंद करके सागर बनाएंगी, फिर एक दिन ज्वालामुखी फटेगा, विस्फोट होगा। और ये जो बूंद बूंद रोज गिरती है ना, ये चंद्रमा है। तो चंद्रमा मैच नहीं होंगे तो ये जो डेली के डिफरेंसेस है ना, एक दिन बड़ी फाइट में और कई बार सेपरेशन में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। सर इसी से अब हम चंद्रमा की कंजंक्शन युति को डिस्कस करते हैं। आपने जैसा खुद कहा कि चंद्रमा दूसरे प्लैनेट्स के साथ बैठ के आपको बिगाड़ भी सकता है और आपको बहुत महान भी बना सकता है। जैसे अगर पॉजिटिव जुपिटर के साथ बैठे तो कनेक्शन में गज केसरी योग बन रहा है, यही चंद्रमा अगर शनि के साथ बैठ जाए विष योग बन रहा है। और सर जितना मैंने ऑब्जर्व किया, चंद्रमा के साथ जब दूसरे प्लैनेट्स की युति होती है तो मोस्टली वो नेगेटिव योग ज़्यादा बनते हैं। तो हम 1 by 1 हर प्लैनेट की बात करते हैं। जी बिल्कुल। देखिए जब हम मैत्री चक्र की बात करते हैं तो चंद्रमा की दुश्मनी किसी से भी नहीं है। चंद्रमा इज मदरली टू ऑल, नॉरिशिंग प्लैनेट है, नर्चर करने वाला प्लैनेट है। लेकिन फिर भी
चंद्रमा एक जल तत्व है, तो पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया हो जाए उस जैसा। तो चंद्रमा का तो ये सीधी कहानी है। तो चंद्रमा देखिए जब भी मर्क्यूरी के साथ बैठेगा तो मर्क्यूरी क्या करेगा, मर्क्यूरी एक्सप्रेशन है और चंद्रमा क्या है, इमोशन। ऐसे इंसान के इमोशनल एक्सप्रेशन होंगे, उसके चेहरे से उसके एक्सप्रेशन पता चलेंगे, हर बात को चेहरे के भाव दे के बोलना, किस शब्द पे कौन सा एम्फेसाइज करना है इन लोगों को पता होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वेरी सिलेक्टिव पर्सनैलिटी, क्योंकि चंद्र बुध की आपस में नहीं बनती, मन एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। हाँ, और सर दोनों बहुत चंचल से हो गए ना, दोनों चंचल है। बुध जो जुवेनाइल है, बच्चा है, चंद्रमा जो है वो मदर है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है अल्टीमेटली, देखिए वो कहावत है ना, खरबूजे पे चक्कू गिरे हैं, चक्कू खरबूजे पे, कटना खरबूजे है। तो दिक्कत चंद्रमा को होगी, मन को होगी, सॉफ्टेस्ट प्लेनेट ऑफ ऑल। तो चंद्र बुध जब भी एक साथ होंगे, ऐसे इंसान के ना थॉट प्रोसेस में डर, भय या फ्यूचर को लेके कोई ना कोई एंग्जाइटी नॉर्मली ऑब्जर्व की जाती है। लेकिन ये लोग अपने एक्सप्रेशन में बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। लेकिन यही चंद्रमा जो है जब हो जाए सूर्य के साथ, तो यहाँ पे चंद्रमा अस्त हो जाते हैं और ये बर्थ होता है अमावस का बर्थ। और बहुत जो भी अमावस पे पैदा होगा वो चंद्र सूर्य एक साथ होगा। हाँ। तो ऐसे लोग जो है ना, ये सबसे पहली बात कि किसी भी दिए गए रास्ते पे नहीं चलते, रूल्स एंड रेगुलेशंस में बंध के काम करना पसंद नहीं करते। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन लोगों के मन में ना कोई ऐसी कार्मिक डिजायर साथ में लेके आए होते हैं पिछले जन्मों की, जो इनसे एक्सप्रेस नहीं हो रही होती, जो इनसे डी कोड नहीं हो रही होती, और जिस दिन वो डी कोड हो जाती है इनका जीवन संवरना शुरू हो जाता है। चंद्र सूर्य एक साथ। सर इतना प्रॉब्लमैटिक क्यों माना जाता है चंद्रमा और सूर्य वाले लोगों को? कहा जाता है ना कि पेरेंट्स के लिए भी शुभ नहीं है, मैंने ऐसा भी सुना है। देखिए पेरेंट्स के लिए नॉर्मली क्या होता है, जिस भी बच्चे के बर्थ चार्ट में सूर्य चंद्रमा एक दूसरे से 6-8 एंगल में हो ना, वो आपस में पेरेंट्स के बनने नहीं देते। अच्छा। अब सूर्य के साथ कोई भी प्लेनेट होगा, जब कंबस्ट हो जाएगा तो उस प्लेनेट का अपना सार तत्व तो खत्म हो जाएगा, सूर्य उसको हाईजैक कर लेगा, ओवरटेक कर लेगा। वही चंद्रमा के साथ होता है। सूर्य क्या है, सूर्य एक क्रूर प्लेनेट बोला गया है, सूर्य के पास कोई इमोशन नहीं है। सूर्य राजा है, राजा कभी इमोशनल होकर प्रजा की सेवा नहीं कर सकता। सूर्य जब सुबह रोशनी देता है तो क्या वो कम ज्यादा करता है, उसको ज्यादा देनी है उसको कम देनी है, ऐसा नहीं करता है। सो क्या होता है कि जब जब चंद्रमा सूर्य एक साथ होंगे, इमोशनल कोर इंसान का खत्म हो जाता है। ऐसा देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है, सिंपैथी विद एम्पैथी, कि किसी से सिंपैथी भी रखनी है ना तो एम्पैथी के साथ रखो। सिर्फ हमदर्दी के तौर पे हमदर्दी मत रखो, हो तुम्हारे चोट लग गई या तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, बड़ा बुरा हुआ, मुंह उधर हुआ तो भूल गए। एम्पैथी रखना क्या होता है कि आप किसी के शूज में पैर डाल के देखो कि वो कहाँ पे चुभ रहा है, उसके दर्द को फील करना। जब आप जीवन में किसी का दर्द फील करते हो ना, तब लोगों को अपना बनाते हो। जब आप किसी के साथ एम्पैथी रखते हो ना, तब आपके जीवन में नए रास्ते खुलते हैं। देखिए जितनी इन्वेंशंस हुई, जितनी बड़ी इन्वेंशंस हुई, वो कैसे हुई कि किसी का पेन एरिया समझा, उसके बारे में आविष्कार हुआ और फिर इन्वेंशन बनी, वो मैनकाइंड के काम आई। चाहे वो आग जलाने से लेके बिजली की खोज तक हो जाए, ट्रेन से लेके मोटर गाड़ी की खोज तक हो जाए, सारी की सारी चीजें एम्पैथी से बनी। जब किसी भी पेन एरिया को इमोशंस के साथ जोड़ के देखा गया, तब कोई भी चीज का आविष्कार हुआ। तो चीजों के आविष्कार करने में भी चंद्रमा का बहुत बड़ा हाथ है। इनोवेशन। सर इसी से शनि की बात करती हूँ मैं। बहुत ही प्रॉब्लमैटिक युति से माना जाता है, कहीं ना कहीं ऐसा जितना मैंने जाना है, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, ये शनि और चंद्रमा की युति देती है। आपके अनुसार क्या है? देखिए शनि है ठंडा प्लेनेट, जहां जहां शनि के जो ज्यूरिसडिक्शन होगी ना, अथॉरिटी होगी, वहां पे एरिया बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तभी जो ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, जिसको फ्रीजिंग के लिए यूज किया जाता है, उसको प्योर शनि बोला जाता है। जितनी कोल्ड स्टोरेज हैं उनको शनि बोला जाता है। वो सारे एरिया जो ट्रॉपिकल एरिया है जहां पे बर्फ होती है लेकिन जीवन नहीं होता, उनको शनि बोला जाता है, चाहे रंग उनका सफेद हो। तो शनि इस तरह का एरिया है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है जल, जीवन, नर्चर करना, ममता देना। तो ये जब दो फोर्सेस इकट्ठे हो जाती है ना, तो शनि भी चंद्रमा को ओवरटेक कर लेता है। तब इमोशंस ड्राई हो जाती हैं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, या मुझे मेरी किसी को परवाह नहीं इसलिए मुझे भी किसी की परवाह नहीं है। अब आप एक बात देखिए,
जितने एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, मैं चंद्र शनि के योग को एंटी सोशल नहीं कह रहा हूं, पहले एक पॉइंट समझिए, जितने एंटी सोशल एलिमेंट हैं उनमें क्या होता है, उनमें क्या इमोशन नहीं होती? इमोशन होती है, लेकिन गलत दिशा में गई हुई इमोशन होती है। अपने इमोशन को पूरा करने के लिए दूसरे के इमोशन को ये लोग कुचलने से नहीं रुकते, यही तो क्रिमिनल होते हैं। तो चंद्र शनि जब एक साथ हो जाता है ना, इसको विष दोष क्यों बोला जाता है? इंसान का अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता। किसी एक चीज की धुन दिमाग में सवार हो गई, उस धुन को पूरा करने के लिए ये किसी और के इमोशन को समझेंगे ही नहीं। गृहस्थी में ऐसा विष दोष आ जाएगा तो गृहस्थी को खराब कर देगा। मेरी इमोशन तुम्हारी इमोशन का किसी काम की नहीं। तो यहाँ पे इम्बैलेंस हो जाएगा। वर्क प्लेस पे जाएगा तो उसको, बॉस को अपने काम से इतना इमोशनली जुड़ा होगा कि सामने वाले का वर्क लाइफ बैलेंस को खराब कर देगा, और बैठना पड़ेगा, संडे वाले दिन आना पड़ेगा, क्लाइंट क्या बोलेगा, ऐसे बॉसेस। चंद्र शनि का जो योग होता है ना, इसको विष दोष इसलिए बोला जाता है कि जहां जहां लाइफ में नर्चरिंग चाहिए वहां पे विष जैसा, पॉइजन जैसा माहौल बन जाता है। तो जिनके भी चंद्र शनि एक साथ है ना, उनको एम्पैथी रखनी चाहिए, उनको सामने वाला कैसे सोच रहा है उसको सोचना चाहिए। जब दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे ना, तो चंद्र शनि का विष दोष अपने आप कम हो जाएगा। उसके लिए सेपरेटली उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, इस युति, जिनकी भी कुंडली में युति बन रही है, कहीं ना कहीं उनका महादेव से कनेक्शन भी माना जाता है, या उन्हें पूजा करनी चाहिए, ऐसा मैंने सुना। देखिए, यहाँ पे तो अगर रेमेडीज की बात है ना, तो भगवान शिव कौन है? भगवान शिव के माथे पे चंद्रमा विराजमान है, चंद्रशेखर है वो। तो चंद्रमा की कोई परेशानी है, भगवान शिव की शरण में जाइए। शनि की कोई परेशानी है तो कहते हैं कि काल भैरव की पूजा करिए। अब काल भैरव कौन है? वो भी शिव जी के गण हैं। तो इन दोनों केसेस में भगवान शिव एकमात्र रिजॉर्ट बन जाते हैं कि जहां पे जाने से इन दोनों की शांति मिल जाती है। सर, इसी से एक और प्रॉब्लमैटिक प्लैनेट की मैं बात करूंगी, राहु और मून। ये युति तो बहुत ही डरावनी युति मानी जाती है। जितने भी चार्ट्स में देखते हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों की मानसिक स्थिति सही नहीं होती। जी बिल्कुल। चंद्रमा राहु, देखिए, नहीं, ये कहना एकदम से जल्दबाजी होगी कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा राहु एक साथ हैं। बहुत सारे कामयाब बिजनेसमैन हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा राहु एक साथ हैं। चंद्र राहु किसी एक फील्ड में इंसान को सुपर स्पेशलिस्ट बना देते हैं। कई बार आभास शक्ति बड़ी दे देते हैं, कई बार कैलकुलेशन मास्टर बना देते हैं, कई बार एनालिटिकल किंग बना देते हैं। लेकिन ये चंद्रमा राहु पब्लिक रिलेशंस में इंसान को बहुत परेशान कर देते हैं। किसी के साथ इंसान की बनती नहीं है, ऐसे इंसान की नेचर बड़ी वियर्ड सी हो जाती है। ऐसे इंसान को अपने आसपास चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता। कोई चीज़ जहाँ पड़ी है वहाँ पड़ी है, उस इंसान को कोई एक धुन में जल के बस वही धुन पूरी करते रहेगा, बाकी सब चीज़ों में पीछे छूटता जाएगा। सो जिनके चंद्र राहु हैं, सिर्फ एक काम करें, अपने आसपास के स्पेस को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दें। अपने मन को हमेशा डी क्लटर होने से बचाएं। आज की डेट में तो मन का क्लटर होना सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि वी आर सराउंडेड बाय इंफॉर्मेशन। हर जगह पे, मोबाइल से लेके टेलीविज़न तक, सराउंडिंग से लेके सोशल मीडिया तक, हर जगह पे इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है। जिनके चंद्र राहु एक साथ है ना, वो एक साथ कितनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, और उसकी वजह से किसी एक फील्ड में स्पेशलिस्ट नहीं हो पाते हैं। चंद्र राहु कहते हैं कि एक फील्ड में चले जाओ, उसमें स्पेशलिस्ट हो जाओ, बाकी सब चीज़ों को भूल जाओ। तो अपने आसपास चीज़ें सॉर्ट करते रहें, गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर ना आने दें। ये कोई योग इतना बुरा नहीं है। दिक्कत होती है चंद्र केतु के साथ। चंद्र केतु, हाँ, ये किस प्रकार? ये सबसे नोटोरियस कॉम्बिनेशन है। कैसे सर? इसमें इंसान को कई बार नहीं पता चलता है उसका बिहेवियर खराब क्यों हो रहा है। डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, फिक्र करते रहना, हर बात पे रो देना, मुझे अकेला छोड़ दो। चंद्र केतु जब पूरी तरह से क्लोज कंजंक्शन में होते हैं ना, इनको कोई चेंज बर्दाश्त नहीं होता। कमरे की सेटिंग क्यों चेंज की, या नए माहौल में काम करना पड़ जाए, ये ट्रांसफर से घबराएंगे, नए रोल से घबराएंगे। इवन घर में कोई गेस्ट आ जाए, इनको अच्छा नहीं लगेगा, ये क्यों आ गए, नए लोगों से नहीं मिलना है। या फिर ये अपनी बात को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कंप्लेंटफुल ज़्यादा हो जाते हैं। कई बार नेचर में रिएक्टिवनेस ज़्यादा आ जाती है, या लंबी लंबी बातें करना, ये भी इनकी नेचर में आ जाता है। या कई बार क्या होता है कि ये लोग खुद भी इम्प्रोवाइज करने के लिए तैयार नहीं होते। सो चंद्र केतु का जो योग है ना, उसमें चंद्रमा को सही रखना। यहाँ पे चंद्रमा उच्च हो तो फिर भी बहुत केसेस में चीज़ें बच जाती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर चंद्रमा नीच हो जाए
चंद्रमा 6, 8, 12 में चले जाएं तो फिर ये कॉम्बिनेशन बहुत पॉइजनस कॉम्बिनेशन बन जाता है। फिर मन की संभाल करना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। धन कमाना या बाकी कोई काम करना जो है ये हमेशा सेकंड प्रायोरिटी ही रहेगी। तो क्या सर ये भी अग्रेसिव होते हैं मून केतु वाले? देखिए, मून केतु वाले डिपेंड करता है ये मून केतु चार्ट में कहाँ पे हैं, उसके हिसाब से ही अग्रेसिव होंगे। लेकिन इतना पक्का होता है कि जिसके भी चार्ट में चंद्र केतु एक साथ होंगे उनके स्वभाव में, उनके बिहेवियर में कोई ना कोई एक अलग डिफरेंट चीज होगी जो नॉर्मली समाज में वेलकम नहीं होती है। ये किसी चीज का फोबिया हो सकता है, किसी चीज का डर हो सकता है, या किसी भी आदत का खराब होना हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि चंद्र केतु चार्ट में है कहाँ पे। सर इसी से मैं केतु ही जितने फायरी प्लैनेट की बात करूंगी, मार्स की। जब मार्स मून के साथ बैठ जाए तो क्या होता है? देखिए, मार्स और मून, चंद्र मंगल, इसको लक्ष्मी योग भी बोला गया है जी। लेकिन चंद्र मंगल का योग अपने आप में कोई बहुत अच्छा योग नहीं होता। हाँ, क्योंकि मंगल आग, मंगल आग है और चंद्रमा पानी। तो इसको खौलता हुआ पानी भी कह सकते हो आप। अब खौलता हुआ पानी जल्दी ठंडा भी नहीं होता। तो ऐसे लोगों के अंदर कोई ना कोई तृष्णा, कोई ना कोई सोच हमेशा चलती रहती है। एनर्जी बहुत होती है इनमें। ये एनर्जी को यूज कर दे तो एक्चुअली ये महालक्ष्मी का एक योग बन जाता है इनके लिए, लक्ष्मी कृपा का। लेकिन अगर ये एनर्जी को यूज ना कर पाए तो जेलस भी यही लोग होते हैं। अगर ये अपनी सही एनर्जी को, अपने पोटेंशियल को यूज ना कर पाए तो फिर यही चंद्र मंगल का जो योग है ना, इनके लिए फ्रस्ट्रेशन का कारक बनता है। मैंने अपने लाइफ में कितने सारे चंद्र मंगल योग वाले देखे और बिल्कुल 50-50 पाए। कैसे 50-50 पाए? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से परे एक और चीज है, आपकी फ्री विल। जो उस फ्री विल को यूज कर जाता है वो अपने चार्ट को सही से यूज करना शुरू कर देता है। जिनके चंद्रमंगल एक साथ हैं, अगर वो किसी अपने जीवन में काम कारोबार में या अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना शुरू कर दें, क्योंकि लक्ष्मी योग है ना, लक्ष्मी अर्निंग से तो जुड़ी हुई है, ये अपना लर्निंग और अर्निंग दोनों को बढ़ाना शुरू कर दें तो ये योग उनका हो जाता है एक्टिव। और टाइम वेस्ट करना शुरू करते हैं तो फिर यही योग इनके लिए जीवन में हो जाता है सुपर प्रॉब्लमेटिक। फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, कंप्लेंटफुल हो जाते हैं, लड़ाकू प्रवृत्ति के हो जाते हैं, या हर बात पे रूठने वाले फूफा बन जाते हैं। तो मतलब इनको अपनी लर्निंग हमेशा कंटिन्यू रखनी चाहिए, लर्निंग से अर्निंग। यस सर, इसी से वीनस को डिस्कस करूंगी मैं, और दोनों अगेन मरकरी की तरह ही बहुत चंचल हैं दोनों, वीनस और चंद्रमा। हाँ जी, देखिए वीनस और चंद्रमा दोनों आपस में एक अच्छा योग नहीं होता है। एक यहाँ पे गोल्डन रूल याद रखिएगा, शुक्र कभी भी सूर्य और चंद्रमा की राशियों में कंफर्टेबल नहीं होता। शुक्र कभी भी सूर्य और चंद्रमा के साथ कंफर्टेबल नहीं होता। और चंद्रमा शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है ये ना शुक्र को सही रहने देता है ना चंद्रमा को सही रहने देता है। क्यों? तो यहाँ पे एक और डिक्टम है कि चंद्रमा दूध है और शुक्र को दही माना गया है। अब दूध और दही एक साथ रहेंगे तो ना दूध रह पाएगा सही ना दही रह पाएगा सही। तो ये योग जो है ये अपने आप में एक परेशानी वाला योग बन जाता है। इसमें क्या होता है कि इंसान का जो रिलेशनशिप होते हैं ना, उन रिलेशनशिप में इमोशनल क्वोशंट बहुत ज्यादा आ जाता है। यानी इमोशंस की वजह से रिलेशन का बिगड़ना। खाली ये नहीं कि तुम मेरी भावनाओं को नहीं समझते, नहीं नहीं नहीं, ये तो बड़े सरफेस लेवल की बात हो गई ना। किसी भी रिलेशन में कैसे होगा कि मैं तुमसे इमोशनली जुड़ा हुआ हूं और तुम्हारे इमोशन जो हैं वो अपने काम के प्रति हैं, कैसे चलेगा? तुम्हारे इमोशन अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों के प्रति हैं, ये कैसे चलेगा? मुझे मेरे इमोशन का वो हिस्सा चाहिए जो मैं डिजर्व करता या करती हूँ। ये होता है चंद्र शनि का, चंद्र शुक्र का योग। चंद्र शुक्र जब भी एक साथ हो तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में ही एक बहुत ऑब्जर्वेशन है कि अगर मेल के चार्ट में चंद्र शुक्र एक साथ हो तो ऐसे इंसान के मदर की और इसकी वाइफ के आपस में संबंध सामान्य नहीं रहते। और इसमें ज्यादातर कहा जाता है कि तब इन लोगों को ये एक पुल बन जाते हैं अपनी पत्नी और माँ के बीच में, और ये पुल कमजोर हो तो ये रिश्ता टूटते हुए देर नहीं लगती। सर इसी से गुरु की मैं बात करूंगी। गुरु के साथ बैठ के चंद्रमा गज केसरी योग बना देता है, बाकी प्लैनेट्स के साथ थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक होता है। देखिए आप कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात तो है चंद्र गुरु का योग अपने आप में एक बड़ा फ्रेंडली, बड़ा अच्छा योग है। और यहाँ पे गज केसरी योग, हर चंद्र गुरु को गज केसरी कहना सही नहीं होता। गज केसरी होने के लिए कई और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होते हैं। राशि कौन सी है, कहाँ पे प्लेसमेंट है, राशि के लॉर्ड कहाँ पे बैठे हैं, उस पे डिपेंड करेगा कि ये योग एक्टिवेट हो रहा है कि नहीं। लेकिन ओवरऑल जब भी चंद्र गुरु एक साथ होंगे तो ये वेल्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए,
एक बहुत अच्छा योग होता है, लेकिन क्या ये योग राजयोग में कन्वर्ट हो पाएगा कि नहीं, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। हर चंद्र गुरु गजकेसरी योग नहीं होता, ये चीज को याद रखिएगा। गुरु हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट है। चंद्रमा हमारे सोलर सिस्टम का, अगर हम प्लैनेट्स की परिभाषा को एस्ट्रोलॉजी के चश्मे से कह रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी के नहीं, तो सौरमंडल का सबसे छोटा प्लैनेट चंद्रमा है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा प्लैनेट का आपस में जब कॉम्बिनेशन होता है ना, तो बृहस्पति जो है चंद्रमा को ओवर पावर कर लेता है। ऐसा इंसान एक लिमिटेड दायरे से बाहर नहीं सोच पाता, और कई बार यही दायरा उसके लिए ब्लिस बन जाती है, क्योंकि उसको दाएं बाएं और सोचने का मौका नहीं मिलता। किसी एक फील्ड में वो इंसान बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट हो जाता है और तरक्की कर जाता है। लेकिन जिनका यहाँ पे राशि खराब हो गई, इस राशि के लॉर्ड खराब हो गए, तो वो क्या होता है कि तरक्की भी नहीं कर पाते और एक दायरे से बाहर भी नहीं सोच पाते। लेकिन इतना पक्का है कि जब भी गजकेसरी योग होगा, ऐसा इंसान को उस समय, यानी कि इन ग्रहों से जुड़ी हुई जब भी दशाएं आएंगी, ऐसे इंसान को उस समय पे जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका मिलता है, अपने जीवन को रीडिफाइन करने का मौका मिलता है। और क्योंकि जुपिटर जीव कारक होते हैं, उस समय पे इनके लाइफ में कोई ना कोई इंसान डिवाइन बन के प्रकट भी होता है, जिसका साथ या जिसकी सलाह उसको बाकियों को से कहीं आगे ले जाते हैं। वंडरफुल। तो मतलब जुपिटर की ग्रेस चंद्रमा को हमेशा बचाती है। सर, ऑल्दो हम जब भी ज्योतिष की बात करते हैं, कभी भी हमें एक प्लेसमेंट से एनालाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ऑन अ वेरी जनरल लेवल चंद्रमा को हर हाउस में समझना चाहती हूँ। नो मैटर किस राशि में बैठा है, किसके साथ बैठा है, फिर भी थोड़े से रिजल्ट्स चंद्रमा कहीं ना कहीं तो देगा अगर वो एक पर्टिकुलर हाउस में बैठा है। तो मैं हर व्यूवर के लिए, ताकि वो अपने चंद्रमा को अच्छे से और डिकोड कर पाए, मैं हर हाउस में चंद्रमा को समझना चाहूँगी। यहाँ पे मैं आपको एक क्लियर चीज़ बताऊंगा कि हाउस क्या होता है। मैं अपने दर्शकों के लिए, जो इन चीज़ों में को नहीं जानते उनके लिए, जो जानते हैं उनको तो ये चीज़ ऑलरेडी पता होगी कि जो हाउस होता है ना, वो प्ले ग्राउंड है, और यहाँ पे चंद्रमा को आप खिलाड़ी मान लो, और जो राशि होती है ना, उस खेल के रूल होते हैं। खेल के रूल, राशि, टेस्ट मैच होगा, 2020 होगा कि वनडे होगा जी, तीनों के रूल अलग अलग हैं। तो राशि क्या होती है, रूल ऑफ द गेम। तो राशि को अभी के लिए छोड़ दीजिए। चंद्रमा अगर लग्न में होगा तो ऐसे इंसान का इमोशनल बिहेवियर काफी डामाडोल रहता है। लग्न में चंद्रमा, लग्न में चंद्रमा, ऐसे इंसान जीवन में प्रॉस्पेरिटी लेते हैं। ऐसे इंसान जीवन में, कहते एक की जगह पे कई लोगों को पालने वाले बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उनका जो मेंटल या इमोशनल बिहेवियर होता है, वो बड़ा डामाडोल रहता है। इमोशनली बहुत ज़्यादा लो रहना, या अपने ही सोच को बाद में चेंज कर लेना, ये बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे एक और एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन है, हाँ, कि ऐसे लोग अगर जीवन में हमेशा सीखते रहें तो ये अपने जीवन में अगले लेवल पे हमेशा पहुँचते चले जाते हैं। द मोमेंट दे स्टॉप लर्निंग, दे स्टॉप अर्निंग। इनका पढ़ाई पर या सीखने पर लगाया हुआ पैसा कई गुना होके वसूल होता है, चंद्रमा लग्न में। इंटरेस्टिंग। सर, यही चंद्रमा जब धन के भाव में आ जाए तो क्या देगा? जब चंद्रमा सेकंड हाउस में आ जाता है ना, तो ऐसा इंसान अपने परिवार के लिए इमोशनली बड़ा कनेक्टेड होता है। उसको पता ही नहीं होता वो अपने परिवार के साथ इमोशनली इतना क्यों जुड़ा हुआ है। ऐसे इंसान को ग्रोथ लेनी है ना, तो चाहे ग्रोथ के लिए घर से कहीं दूर जाना पड़े, परिवार के साथ चाहे उसको इन्वॉल्व रहना चाहिए। परिवार से डिटैच होगा तो उसकी प्रॉस्पेरिटी रुक जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसे लोगों को अपनी फूड हैबिट्स को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि इनकी फूड हैबिट्स सीधे सीधे जो हैं वो इनके इमोशन से जुड़ी हुई हैं। बुरी इमोशंस या बुरा मूड इज इक्वल टू मोर ईटिंग, और बाद में ओबेसिटी या और ना को हेल्थ की कोई ना कोई परेशानियां इनको आती चली जाएंगी। सर, क्या यहाँ पे मून बहुत ज़्यादा अर्निंग कैपेसिटी भी देगा, क्योंकि धन के भाव में बैठा? मून अकेला अर्निंग कैपेसिटी नहीं दे सकता। अर्निंग, देखिए यहाँ पे हम ये नहीं भूलेंगे कि कुंडली में मून के अलावा बाकी 8 प्लेनेट भी हैं। यहाँ पे सेकंड हाउस का चंद्रमा केवल और केवल ये बताएगा कि ऐसे इंसान का इन्वेस्टमेंट का तरीका कैसा रहेगा। चंद्रमा इमोशन है, सेकंड हाउस है आपके रिसोर्सेज का। तो ये इंसान ना अपने रिसोर्सेज से इमोशनली बड़ा जुड़ा होगा। कैसे? ये देखो मैंने ये वाले गहने लिए हैं, ये देखो मैंने ये वाले घर के लिए ना नया एसी लिया है दिखाने वाला, ये देखो मैंने अपना घर नया बनाया है, इसको चेक करो, ये मेरे घर का इंटीरियर है। जो भी मटेरियल पोजेशंस होगी ना, उससे इमोशनली जुड़ा हुआ। okay. और फिर आप, सीधी बात है ना, सेकंड हाउस भोजन का है, आपकी ईटिंग हैबिट्स का है, मून भी भोजन है। तो यहाँ पे इसकी ईटिंग हैबिट्स क्या होती हैं,
चंद्रमा कभी डिसिप्लिन नहीं मानता, ये चीज याद रखिएगा। चंद्रमा कभी डिसिप्लिन नहीं मानता, तो इनके भोजन में डिसिप्लिन बनना इनके लिए चैलेंज बन जाता है। और क्योंकि सेकंड हाउस परिवार का भी है, तो जैसा मैंने बोला कि परिवार से इमोशनली जुड़े हुए होंगे। सर इसी से चंद्रमा को पराक्रम के भाव में, थर्ड हाउस में मैं डिस्कस करूंगी। यहाँ पे जितना मैंने जाना है, यहाँ पे थोड़े क्रूर ग्रह बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब चंद्रमा जैसा सॉफ्ट प्लैनेट थर्ड हाउस में आ जाए तो क्या होगा? देखिए, चंद्रमा जब भी थर्ड हाउस में आता है ना, सबसे पहले तो ऐसे लोग जो है ना, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बहुत सुंदर बनते हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस है आपकी लिखने की कैपेबिलिटी, आपकी परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी, आपका खुद को आप एक्सप्रेस कैसे करते हैं उसकी कैपेबिलिटी। और चंद्रमा क्या है? आपकी भावनाएं। ऐसा इंसान अपने एक्सप्रेशन से अपनी भावनाएं बताता है, अपनी कलम से ये तलवार का काम लेता है। अच्छे जर्नलिस्ट बनना या किसी तरह के अच्छे एक्सप्रेसिव आर्टिस्ट बनना, जैसे वो मुद्राएं होती है ना क्लासिकल में, डांसेस में मुद्राओं से अपने आप को बताना, ये वो चंद्रमा होते हैं। लेकिन यही थर्ड हाउस जो है इंसान की करेज का है, और करेज का इमोशन से लेना देना बड़ा सीधा सीधा होता है। करेज आती ही इमोशन से है। तो यहाँ पे अगर कोई ना कोई क्रूर प्लेनेट साथ में बैठा हो या देख रहा हो, तो ये लोग इतने खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं कि कमाल है। और अगर कोई भी क्रूर प्लेनेट इस भाव को ना देख रहा हो, तो फिर यही लोग बहुत ही ज़्यादा पैसिव से भी बन जाते हैं, रिस्क लेने से घबराने वाले। और इनके अपने सिबलिंग्स, भाइयों बहनों से भी संबंध जो है ना, ये इमोशंस के द्वारा जुड़े होते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हों, इमोशनल कनेक्ट इनका अपने सिबलिंग से होता ही होता है। सर इसी से चंद्रमा इन फोर्थ हाउस, और यहाँ पे चंद्रमा को दिग्बल भी मिल जाता है क्योंकि मदर के हाउस में ही है। बिल्कुल। देखिए, चौथे भाव में चंद्रमा अपने आप में चंद्रमा का एक विशेष स्थान है, क्योंकि चंद्रमा की अपनी नेचर क्या है? नर्चर करने की। चंद्रमा की नेचर होती है चीज़ों को पालने की। फोर्थ हाउस किस चीज़ का है? फोर्थ हाउस है आपका कंफर्ट जोन। तो चंद्रमा चौथे भाव में होंगे ना, ऐसे इंसान को अपना कंफर्ट जोन बड़ा प्यारा होता है। यहाँ पे ये चंद्रमा अच्छे हो तो ऐसा इंसान जहाँ पे भी जाता है ना, वहाँ पे अपना कंफर्ट जोन क्रिएट कर लेता है। लेकिन यही चंद्रमा खराब हो जाए तो ऐसा इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाता है। लाइफ उसकी लिमिटेड रह जाती है। क्योंकि लाइफ में तरक्की करने के लिए कंफर्ट जोन से निकलना जरूरी होता है, और ये चंद्रमा कंफर्ट जोन से निकलने नहीं देते। अगर यही चंद्रमा फिफ्थ रोमांस के भाव में आ जाए, तो कहीं ना कहीं एक तो चंद्रमा चंचल, ऊपर से फिफ्थ हाउस, तो क्या ये लोग बहुत ज़्यादा से रोमांटिक कनेक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं? देखिए, रोमांटिक कनेक्शन में इन्वॉल्व होना चंद्रमा का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। रोमांस के साथ इमोशनली जुड़ना इस चंद्रमा का एक ज्यूरिसडिक्शन एरिया है। शुक्र पांचवें भाव से कनेक्टेड होगा, या तो क्या होगा कि ऐसा इंसान जो है हमेशा ऑपोजिट जेंडर के प्रति ही इंक्लाइंड रहेगा। पांचवें भाव से बुध जुड़ा होगा तो चेंजिंग पार्टनर्स, बुध जो है हमेशा चेंजेस करवाता है। चंद्रमा जुड़ा होगा ना, तो पांचवें भाव के जितने एट्रीब्यूट है ना, खाली लव एंड रोमांस तो पांचवें भाव का एट्रीब्यूट नहीं है ना। अचानक से इनकम के नए रास्ते तलाशना, जिसको गैम्बल, सट्टा, शेयर बाजार, स्टॉक, कमोडिटी बोलते हैं, ये सारी चीजें पांचवें भाव से जुड़ी हुई हैं। पांचवा भाव आपकी नई नई चीजों को सीखने का भी है। तो पांचवें में चंद्रमा में मैंने ना कई बार देखा है ऐसा कि ऐसा इंसान जो है ना, ये आउट ऑफ सम कंपल्शन, इसका एक मन के अंदर बड़ी इच्छा हो जाती है कि मैं ना स्टॉक से कमाऊंगा, मैं ना शेयर से कमाऊंगा, एम्बिशन बन जाती है उसकी। और लव एंड रोमांस में भी जिसके साथ भी लव एंड रोमांस में जाएगा ना, उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाएगा। पार्टनर चेंज होते रहेंगे, इमोशनली एक एक स्टेप नीचे जाता रहेगा। तो पंचम भाव के चंद्रमा वालों को हमेशा इस चीज का याद रखना है कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो, क्योंकि ये सूर्य का नेचुरल एरिया है, ये हैबिटेट सूर्य का है। तो यहाँ पे इमोशंस का कोई स्थान नहीं है। जितना यहाँ इंसान इमोशनल रहेगा, उतना इस फील्ड के, इस एरिया में इंसान हमेशा हम नीचे की तरफ जाएगा। सर इसी से मून इन सिक्स्थ हाउस, दुष्टान, अगर शत्रुओं के भाव में चंद्रमा आ जाए तो क्या होगा? देखिए, छठा भाव खाली शत्रु भाव नहीं है। छठा भाव जो है आपके जो पिछले जन्मों को पेंडिंग कर्मस लेके आए हो उसका भी है। आप रोजमर्रा में कितना एफर्ट करके अपने जीवन को सुधारते हो उसका भी है छठा भाव। चंद्रमा यहाँ पे आता है ना, तो नॉर्मली जो देखा गया है कि ऐसे लोग ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं। ऐसे लोग ना लोगों के विरोध का बहुत सामना करना पड़ता है इनको, इनके वैरी विरोधी बहुत होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक वियर्ड हैबिट देखी गई कि ऐसे लोग ना शो ऑफ बड़ा करना चाहते हैं। सिक्स्थ हाउस मून वाले
उनके पास उन जो भी मतलब हो ना हो, सामने वाले को बोस्टिंग करना, बताना, ये इनके नेचर में शामिल हो जाता है। अगर ना हो तो ये मून इनको अच्छे रिजल्ट देते हैं। मून छठे भाव में होते हैं तो नॉर्मली देखा जाता है, ये भी मैं बड़ी वियर्ड चीज़ बता रहा हूँ, कि मेल होगा तो उसकी कैसी फेमिनाइन आदतें हो सकती हैं, जैसे कि किसी बात को छोड़ना नहीं, या किसी भी बात को पुरानी सी पुरानी बात का हिसाब रखना। और फीमेल होगी तो उसके क्या होगा, मैनली क्वालिटीज होंगी कि एकदम से चीज़ों को, देखिए मैं ये कलेक्टिवली कह रहा हूँ कि जिन चीज़ों को हम मस्कुलाइन या फेमिनाइन बोलते हैं, तो ये मून सिक्स्थ में ओवर द टाइम बहुत देखा गया है कि मून छठे होगा तो फीमेल होगी तो उसके अंदर मेल वाले जो नेचर होती है, क्वालिटीज़ होती हैं, वो कई बार ज़्यादा डेवलप होती हैं, और मेल होगा तो उसके अंदर जो फेमिनाइन क्वालिटीज़ हैं वो कई बार ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं, चाहे वो इमोशनल कोर हो या चाहे वो पुरानी चीज़ों को लगातार दिमाग में रखना हो। इंटरेस्टिंग सर। इसी से मून इन 7th हाउस, जब रिलेशनशिप और मैरिज के भाव में मून आ जाए तो क्या बहुत इमोशनल होंगे ये लोग रिलेशनशिप? रिलेशनशिप को लेके इमोशनल होते हैं, और यही इमोशन इनके रिलेशनशिप में कई बार बाधा भी बन जाती है। ओके। लेकिन ओवरऑल इनके लिए एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना, या कई बार क्या होता है कि बिल्कुल ही थिएटरिकल एक्टिविटीज़, पुराने गाने या शायरी, ऐसे एट्रीब्यूट भी बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। लेकिन मेनली मून चंद्रमा वालों को अपनी मैरिड लाइफ को बड़ा सहेज के रखना पड़ता है, अपनी लेट गो बड़ी बढ़ानी पड़ती है, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। सर इसी से मून इन 8th हाउस, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव। जी देखिए, 8वां भाव सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन का नहीं है, 8वां भाव है हर छिपी हुई चीज का, तभी तो इसको ओकल्ट साइंस का भी भाव बोला जाता है। तो चंद्रमा जब भी अष्टम भाव में होता है ना, 3 चीजें लाइफ में बहुत ज्यादा होती हैं। पहला, ये अपनी इमोशंस किसी को समझा नहीं पाते, इनकी इमोशन छिपी हुई रह जाती हैं। दूसरा, छिपी हुई चीजों के बारे में पढ़ना, यानी ओकल्ट साइंस का अभ्यास करना, ज्योतिष का, वास्तु का, न्यूमरोलॉजी का, तंत्र का, ये इनको बड़ा अच्छे से भाता है। और तीसरा होता है कि इनके जीवन में कोई ना कोई ऐसा इमोशनल ब्लॉकेज जरूर आता है एक बार, जो इनकी लाइफ को, पर्सनैलिटी को बदल देता है। तो मून अष्टम में इन लोगों को इन तीनों चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। सर इसी से भाग्य के भाव में जब चंद्रमा आ जाए, ये चंद्रमा की एक बड़ी ब्लेस्ड पोजीशन होती है। 9th हाउस में, 9वें भाव में चंद्रमा वाला अपने फेथ सिस्टम, अपने धर्म, अपने डेली के जो भी रिचुअल्स होते हैं उनसे बड़ा इमोशनली जुड़ा हुआ होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये लोग जब भी इनके फेथ सिस्टम के बारे में सवाल किया जाए ना, ये आर्गू नहीं करते हैं, ये इमोशनल हो जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा ना कि कई लोग जो भी रिचुअल कर रहे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, बस वो कर रहे हैं। तो ये मून इन 9th हाउस होता है, लेकिन ओवरऑल किस्मत कनेक्शन के लिए ये एक पोजीशन बड़ी ब्लेस्ड पोजीशन बन जाती है। सर इसी से 10th हाउस, जब शनि के भाव में चंद्रमा आ जाए। जी, शनि के भाव में चंद्रमा यानी मून इन 10th हाउस जो होता है ना, ये मून के लिए कोई अच्छी पोजीशन नहीं होती है। यहाँ पे ऐसे इंसान की लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि जिसमें आउट ऑफ सर्कमस्टांसेस इनकी या तो लाइन ही काम की चेंज हो जाती है, या इनको अपने काम कारोबार में कोई ना कोई चेंज लेके आना पड़ता है। और नॉर्मली ये मिडिल एज में होता है, और जब ये होता है ये बड़े लेवल पे होता है, और फिर ये मून इनके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी बनते हैं। तो मतलब बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव इनकी लाइफ में कुछ होगा मिडिल एज में। यस। सर इसी से मून इन 11th हाउस, जब डिजायर्स के भाव में मून आता है। हाँ जी, जब डिजायर्स के भाव में मून आता है ना, तो यहाँ पे एक चीज देखने के लिए मिलती है कि ऐसे लोग जो है ना, ये अगर तो मून अच्छा हो यहाँ पे, तो ये लोग अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए हमेशा इवॉल्व होते चले जाते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते चले जाते हैं। और अगर ये मून अच्छा ना हो 11वें भाव का, तो ये लोग एक जो इनके जीवन में कुछ पाने की इच्छा होती है ना, इच्छा हवस में कन्वर्ट हो जाती है, और उस वजह से ये लोग ना एथिकल रास्ते पे चल पाते हैं, ना ही अपने जीवन में सही मार्ग ले पाते हैं। तो यहाँ पे इस मून को समझना और इस मून को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सर इसी से मोक्ष के भाव में, आखिरी भाव में जब चंद्रमा आ जाए तो क्या होगा? देखिए, मून 12वें भाव में आता है ना, तो ये लेट गो का भाव है। तो ऐसे लोगों की जो क्या होता है कि इनके मन के अंदर ना एक प्रबल इच्छा होती है कि मुझे चीज़ों को छोड़ना है, एक लेवल आएगा मुझे रिटायरमेंट लेनी है, मुझे कुछ और करना है, मैं ये मेरा पर्पस नहीं है लाइफ का, हमेशा एक पर्पस तलाशते रहेंगे। 12वें भाव का मून, तो 12वें भाव के मून वालों को मेरी एक सलाह है कि पर्पस मत तलाशिए, सिर्फ आज में जीना शुरू करो।
जो आपसे एक्सपेक्टेड है सिर्फ उसी को अच्छा करना शुरू करो। इनके लिए आगे रास्ते क्लियर होते जाएंगे, ईश्वर अपने आप इनको रास्ता जो है वो दिखाता चला जाएगा। आगे क्या होगा उसको सोच के अपने आज को वेस्ट मत करो। डेफिनेटली सर, एंड आई एम श्योर कि बहुत ही यूजफुल आज का ये डिस्कशन है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि चंद्रमा को हम बहुत ओवररेट कर देते हैं, बट हमारा मन, हमारा सुख कहीं ना कहीं चंद्रमा ही दिखाता है। बहुत अच्छा लगा आज का ये डिस्कशन, एंड आई एम श्योर कि हमने हर हाउस में डिस्कस किया, डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ डिस्कस किया, सो एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हर व्यूअर को अपने मून की मिली। मुझे तो डेफिनेटली मिली। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। धन्यवाद रंगोली, शुक्रिया। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपका चंद्रमा कहाँ है, कौन से प्लैनेट के साथ बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है। आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आने वाले पॉडकास्ट में मैं सर के साथ और ऐसे कौन से टॉपिक्स पर बात करूँ, आपकी क्या क्वेरीज हैं, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं आपके लिए ऐसे ही यूजफुल एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।